हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का पहला चैप्टर संसाधन। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझेंगे हम लोग, संसाधन क्या है। तो संसाधन वैसे वस्तु जो हमारे आसपास उपलब्ध हो और हमारी आवश्यकता का पूर्ति करता हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। जो जिस वस्तु से हमारी आवश्यकता का पूर्ति होता हो उसे संसाधन कहते हैं। अब इसमें संसाधन आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, प्रत्येक प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा उससे, राजू से, कि जितने भी प्रकार की ये वस्तु हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, कंघा है, अनाज है, शहद की बोतल है, ये सारे हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है, इसलिए हमारे लिए उपयोगी है। इसीलिए इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने इसलिए कहा कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये संसाधन है। अब अम्मा ने राजू से पूछा, संसाधन क्या है? तो अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता हो, हमने बताया अभी जिस प्रकार कि जो सामग्री हमारे आवश्यकता को पूर्ति करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधन के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं वह आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए क्या करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। अपने पिता आपके लिए नाश्ता तैयार करता है, उन्होंने जिन सभी सब्जियों का उपयोग किया है वे सभी एक तरह से संसाधन हैं। मतलब कि आप जितने भी प्रकार के अलग अलग जो वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे जब प्यास लगता है तो आप जल पीते हैं, पानी पीते हैं, तो एक तरह से वो संसाधन है। जब हम कुछ काम करते हैं, मान लीजिए हम मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो एक तरह से हमारा एक संसाधन है। स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, जैसे हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ से जब हमारे घर दूर होती है, जब पास में नहीं होती, तो वहाँ से रिक्शा से या ऑटो से हम लोग आते हैं या फिर बाइक से आते हैं, तो वो एक तरह से वो संसाधन है, आने का एक साधन है। और आगे पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, जो पाठ्यपुस्तक आप लोग पढ़ते हैं, जिसका अध्ययन के लिए आप लोग अपने ज्ञान के लिए उपयोग करते हैं, उसे हम लोग, वो भी एक तरह से संसाधन है। ये जितने भी प्रकार के आप लोगों ने अभी समझा वो सारे संसाधन हैं। आपके पिता आपके पिता आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, जिसे सुबह सुबह में मम्मी या पापा नाश्ता तैयार करते हैं, सब्जी लाते हैं, तो उन्होंने जिन सब्जियों का उपयोग किया वो एक तरह से संसाधन है। जो सब्जी उपयोग की, जैसे झींगी हो गया या भिंडी हो गया, आलू हो गया, तो एक तरह से एक संसाधन है जो हम खाने पीने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यपुस्तक, ये सभी कुछ एक एक जैसा क्या है। उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। मतलब जितने भी अभी जल हैं, विद्युत जो लाइन का उपयोग करते हैं हम लोग लाइट जलाने के लिए, रिक्शा जो रिक्शा ऑटो जो टोटो जिसको अभी बोलते हैं, तो वो रिक्शा हो गया। सब्जियां, जितने प्रकार की सब्जियां हैं, और पाठ्यपुस्तक, ये सभी कुछ एक एक जैसा क्या है। इनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। मतलब ये सब जो है सो हम लोग उपयोग करते हैं, मनुष्य के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, हम लोगों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए क्या है, उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाता है। मतलब एक वस्तु या अथवा पदार्थ, एक वस्तु कोई भी बोतल या फिर पंखा एक वस्तु हो गया, उसका उपयोग या फिर कोई तरह का पदार्थ, पदार्थ मतलब जैसे कोई भी तरह का सब्सटेंसेस अगर ले लें हम, तो एग्ज़ाम्पल में हम मान लीजिए चावल ले लिए,
या कुछ अलग तरह का पदार्थ ले लिए, तो वो एक तरह से संसाधन है, हमारे साधन का कुछ है, तो वो एक तरह से संसाधन है हमारे लिए। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। राजू अब जानना चाहता है, यहाँ से राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। राजू को अब ये जानना था कि कोई भी वस्तु, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं पेन, तो एक संसाधन कैसे बनता है, तो वही ये बताया जा रहा है, इसके द्वारा बताया जा रहा है। अम्मा ने बच्चे को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, इसका प्रयोग अथवा इसका उपयोगिता इस मूल्य प्रदान करते हैं, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मतलब कि जैसे कोई भी वस्तु हो, एग्जाम्पल में अगर हम कलम लेते हैं, पेन लेते हैं, तो उसका उपयोग हम लोग लिखने के लिए करते हैं, उसका कुछ साधन के रूप में करते हैं। लिखने का एक साधन, एक तरह से हम लोग का सोर्स है, लिखने का एक जरिया है, जो पेन से हम लोग उपयोग करते हैं, पेन का उपयोग करते हैं, तो वो एक हमारे लिए मूल्यवान हुआ, तो एक संसाधन के रूप में हम लोग उसको उपयोग करते हैं, जो वो मूल्यवान होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, मूल्य का अर्थ होता है। अब मूल्य का क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो मूल्य का अर्थ होता है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। कुछ संसाधन जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल में कुछ पंखा लिए, तो पंखा का मूल्य होता है कि इतने रुपये में पंखा बिकेगा, इतने रुपये में हम लोग उसको खरीदते हैं। अब संसाधन, दूसरी संसाधन जिसका मूल्य नहीं होता, जैसे हम लोग जल हम लोग क्या करते हैं, नदियों, तालाबों, कुओं, चापाकल से हम लोग जल को लेते हैं, उसका क्या हम लोग को पैसा पे करना होता है, नहीं पे करना होता है, तो इसीलिए उसका कोई मूल्य नहीं होता, तो वो भी एक तरह से एक संसाधन है। उदाहरणतः वस्तुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरथ भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं। मतलब जिसका मूल्य हो या जिसका मूल्य ना हो, दोनों तरह का वस्तुओं का मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकता को पूरा करता है, उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करता है। अब इसमें पढ़ेंगे यहाँ से कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। समय के साथ आर्थिक, जैसे हम लोग अगर किताब को ले लेते हैं, अगर अभी आप पहली कक्षा में हैं या फिर अभी 8वीं कक्षा में आप लोग, और 9वीं कक्षा का अगर बुक आप लोग को दे दिया जाए पढ़ने के लिए, तो क्या वो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, वो आप लोग के लिए मूल्यवान है? नहीं, क्योंकि अभी आप 8 क्लास में, तो आपको 8 क्लास का ही बुक पढ़ना होता है, और जब आप 9 क्लास में जाते हैं तब जाके वो आपके लिए मूल्यवान होता है, वो किताबें आपकी आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। मतलब समय के साथ, अभी आप क्लास 8 में गए, तो उस समय में आपको क्लास 8 का पाठ्य पुस्तक आपके लिए मूल्यवान होगी। आगे देखते हैं, आपकी दादी ने घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वह पेटेंट करने में उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। दादी के द्वारा मान लीजिए कुछ नुस्खे हैं, नुस्खे मतलब समझें, कुछ बनाना, जैसे घर में आप लोग देखे होंगे मम्मी के द्वारा स्वेटर बुना जाता है, तो एक नुस्खा हुआ, एक कला हुआ, जिससे कुछ नई वस्तुओं का घर बैठे बैठे आविष्कार करते हैं। ठीक है, वो आप लोग का ज्योग्राफी में ही है, ज्योग्राफी में अलग अलग तरह का टॉपिक दिया गया है, वो आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है। तो इसमें अभी जो आप लोग का दिया हुआ नुस्खा, वो अलग तरह का एक कुछ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिसका कुछ मूल्य होता है, लेकिन यदि वह पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्म द्वारा बेचे जाते हैं, पेटेंट उपयोग, जैसे हम लोग एक पट्टी होता है, पट्टी जो बांधते हैं, उसका बुनाई होता है, तो बुनाई करके अगर मेडिकल फार्म द्वारा उसको बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, तब वो क्या है, मूल्यवान। जैसे बाज़ार में कुछ हम लोग झाड़ू उड़ू, गाँव में आप लोग देखे होंगे मम्मी के द्वारा या फिर दादी के द्वारा झाड़ू बनाया जाता है, तो झाड़ू को हम लोग बाज़ारों में उन लोग सेल करते हैं, तो उसका कुछ मूल्य मिलता है, कुछ पैसा मिलता है,
तो उसी प्रकार वो एक मूल्यवान वस्तु के रूप में है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समय और प्रौद्योगिकी, समय मतलब हमारा जो समय है, जो अभी का समय चलता है, और प्रौद्योगिकी मतलब जो फैक्ट्री के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, वो दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। जो किसी भी पदार्थ को हम लोग उसको संसाधन के रूप में, उसको उपयोग करने के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। दोनों जो भी है, समय और प्रौद्योगिकी दोनों जो है वो लोगों की आवश्यकता से संबंधित है, उसके आवश्यकता से रिलेटेड है। ठीक है, लोग स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग स्वयं ही सबसे एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मतलब हम अगर देखिए किसी भी चीज़ को, अगर पेन को हम बना दिए हैं तो वो संसाधन तभी कहलाएगा जब उसका उपयोग करेंगे। तो मनुष्य एक तरह से खुद ही संसाधन है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही अलग अलग प्रकार का चीज़ों का निर्माण होता है, तो वो एक तरह से संसाधन है। तो महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार की खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। मतलब लोगों की खोज, लोगों का आविष्कार, लोगों का ज्ञान, जो खोज ही है जो आर्थिक संसाधनों की रचना करते हैं और खोज कर कुछ अलग प्रकार के संसाधन का निर्माण करते हैं। जैसे अभी वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान भेजा गया चांद पे, विक्रम एक सैटेलाइट था जो अभी सनलाइट सूर्य के पास भेजा गया। तो वो एक तरह से मनुष्य एक तरह से संसाधन है और संसाधनों का निर्माण भी हम लोग कर सकते हैं, करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। प्रत्येक खोज तथा अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज का आविष्कार होते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि लोहा, लोहा एक संसाधन है। तो उस संसाधन को पहले हम लोग कहीं ना कहीं से खोजें, उसको पृथ्वी के भूगर्भ से उसको निकाल लें। तो उसको निकालें तब ला के उसको एक शेप दिए कि इसका शेप इस तरह का लोहा है। ठीक है, तो जब उसको शेप दिए, कोई आकार दिए, तो आकार देके फिर उसको भट्ठी में गला के फिर अलग प्रकार का आकार, अलग प्रकार का संसाधन का सोर्स को हम लोग बनाते हैं। जैसे एक लोहे का पत्ती को काट के हल में उसका ब्लेड बना के लगाते हैं, तो एक तरह से हम लोग का सिंचाई के लिए या फिर कृषि कार्यों में, खेती के लिए, जुताई के लिए काम आता है। अब आगे है आग की खोज से खाना पकाने का पद्धति इन अन्य प्रकार प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार से अंततः पर्यावरण ही नवीनतम विधियों का विकास हुआ। मतलब आग की खोज से, आग जब हुआ था खोज, मध्य पाषाण युग में आग जब खोज हुआ था, तो उस समय खाना पकाने का एक पद्धति, खाना जो पकाता था, पहले लोग कच्चे खाना खाते थे, जानवरों को मार के कच्चे मीट खाते थे। तो बाद में जब आग का आविष्कार हुआ तो उसमें खाना पकाने का पद्धति हुआ, प्रचलन हुआ, तो उसे खाना पकाने लगा और उस प्रकार अन्य प्रकार के संसाधनों का आविष्कार हुआ। खाना पकाने के लिए अब संसाधनों का किस प्रकार आविष्कार हुआ, नीचे आग को जलाया जाता था, ऊपर में मांस को टांगा जाता था। तो उसमें जो खाना खाने का, जैसे अब मांस को सीधा क्या ऐसे गरम जब रहता है तो उसको क्या हाथ से तोड़ के खा सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? चाकू, चाकू से या फिर उसको ये आपका चम्मच का प्रयोग करते हैं, उसको काट के चाकू से काटते हैं तो वो छोटे छोटे पीस में, उसके बाद उसको हम लोग सेवन करते हैं, खाते हैं। तो वो एक तरह से चाकू बीच में आया, तो चाकू एक संसाधन का रूप में उभरा और उसको फिर आविष्कार हुआ। तो एक संसाधन का अगर कोई एक छोटा सा रूप अगर आविष्कार हुआ है तो उससे अन्य प्रकार के संसाधनों का आविष्कार होता है। आगे पढ़ेंगे प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार का अंततः पर्यावरण की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार क्या हुआ? बैलगाड़ी के द्वारा। पहिए को जब बनाया गया तो उन दो पहियों को आपस में जोड़कर उसमें सामान को, बैलगाड़ी को, जैसे बैलगाड़ी आप लोग देखे होंगे समानता, तो उसमें सामान को लाद कर और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अब आगे देखेंगे तो उसका आविष्कार हुआ, नवीनतम विधियों का विकास हुआ, तो एक तरह से संसाधन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संसाधन हुआ। अब आगे देखेंगे जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जल विद्युत, आप लोगों को पता होगा कि जल के द्वारा विद्युत बनाया जाता है। जो
हमारा जो लाइन आता है, इलेक्ट्रिसिटी जो आता है घरों में पहुंचता है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? जल के द्वारा बनाया जाता है। जल में विद्युत बनाया जाता है। तो प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल के ऊर्जा का उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन का रूप दिया। मतलब कि उसको जो बहता जल, जब उसको एक मशीन में जल को भाई बहुत तेज परिसर से मशीन में डाला जाता है, उसका फैन घूमता है और पंखे घूमने के कारण स्टोर होता है, जो उसका जो जहाँ विद्युत स्टोर किया जाता है वहाँ स्टोर होता है, उससे बिजली उत्पादन होता है। तो एक तरह से वो संसाधन, महत्वपूर्ण संसाधन का रूप दिया। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार। कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी क्या है? सो किसी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का उपयोग, अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। किसी कौशल करने, कौशल मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, कौशल अच्छे प्रकार से करने के लिए, अथवा वस्तुओं बनाने का नवीनतम ज्ञान, वस्तु किसी वस्तु का, जैसे हम लोग बेड बनाते हैं तो बेड बनाने का नवीनतम ज्ञान कहीं ना कहीं वो सीखा होगा कि इसका 4 पहिया है, इसमें ऐसे करके देंगे तो इसका यहाँ पे गद्दा रहेगा, इसका डिज़ाइनिंग निकलेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो पहले सीखा होगा या फिर उसका ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, पर फिर उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी, तब जाके वो प्रौद्योगिकी का निर्माण किया। ठीक है, अनेक प्रकार का निर्माण किया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार क्या, कितने होते हैं? समांतर संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। मतलब संसाधन को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। किसमें किसमें? प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। किसमें? प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? तो प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से उपलब्ध होते हैं अथवा संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध हो, जैसे जल प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है तो वो एक तरह से संसाधन हमारे पीने के लिए उपयोग होता है। फिर तालाब, तालाब जो जहाँ पानी जमता है, तालाब वो हो गया, तो उससे हम लोग सिंचाई करते हैं या फिर पीने का भी साधन है। हवा एक तरह से संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। वृक्ष, पेड़ पौधे एक तरह से प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें अपने आवश्यकता घर बनाने में पेड़ पौधे को काट कर फर्नीचर का, लकड़ी को गेट बनाकर उसको उपयोग करते हैं। तो अनेक प्रकार के संसाधन हैं जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हैं हमें। अभी आप लोगों को दिया हुआ है, देखिए, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलें का जल, मृदा मिट्टी, और खनिज, खनिज लवण जो हमारे कोयला जैसे हो गया, बॉक्साइट हो गया, अलग प्रकार के कोयले का अलग अलग रूप जो हो गया, खनिज जो लवण जो हम लोग से प्राप्त करते हैं, जो भूमि के नीचे से, गर्भ से, वो हो गया। सभी प्रकार प्राकृतिक संसाधन है, जितने भी हैं जो हमें पृथ्वी से मिल रहा है, प्राकृतिक द्वारा मिल रहा है, वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। निःशुल्क उपहार मतलब बिना कोई तरह का पैसा लिए, निःशुल्क, फ्री। हवा क्या पैसा लगती है? नहीं, हवा में फ्री मिलती है। जिन नदियों का जल फ्री मिलती है, मृदा फ्री मिलती है, पेड़ पौधे फ्री मिलती है। तो जितने प्रकार के जो प्रकृतिक द्वारा उपलब्ध है, प्रकृतिक द्वारा प्रदत्त है, वो हमें क्या मिलता है? निःशुल्क मिलता है, फ्री मिलता है। अब सीधे उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का एक सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी का आवश्यकता हो सकती है। औजारों और प्रौद्योगिकी का, औजार जैसे जैसे यहाँ दिया है, औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन, जैसे हम लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो कृषि में हम लोग औजारों का प्रयोग करते हैं, जैसे मशीनीकृत का प्रयोग करते हैं। ट्रैक्टर के द्वारा हम लोग हल चलाते हैं, उसके द्वारा धान भी लगाते हैं, मशीनों द्वारा खेती किया जाता है। तो इसमें क्या है? अनेक प्रकार के औजारों का प्रयोग होता है। हल में लोहे का पत्ती का प्रयोग होता है, जिससे मिट्टी को पलटने में सहायता प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी जैसे फैक्ट्रियों द्वारा, जो तकनीकी द्वारा जो हम लोग उपयोग करते हैं, मशीनों का उपयोग करते हैं, वो प्रौद्योगिकी द्वारा हो गया, तो वो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। अब इसमें आगे है, प्राकृतिक संसाधनों ने विस्तृत रूप से नवीनीकृत और अनवीनीकृत संसाधनों को विभाजित किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 रूप में विभाजित किया गया है। किसमें? नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन। अब भाई
ये क्या है नवनीकरणीय और अनवनीकरणीय? चलिए देखते हैं। नवनीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें कुछ असीमित हैं और कुछ पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। अब क्या दिया हुआ है? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। शीघ्रता से नवीनीकृत मतलब जिसका उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं लकड़ी। ठीक है, तो लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो फिर उसको पानी दे के बुझाते हैं तो वो कोयले का रूप ले लेता है और उसको फिर हम लोग उपयोग करते हैं। ठंडे के दिनों में उसको लेकर अपने शरीर को हीट करते हैं। ठीक है, इनमें कुछ असीमित हैं और कुछ उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा जैसे सनलाइट जो पड़ता है, सनलाइट जो हम लोग उससे जो सौर ऊर्जा प्लेटों के द्वारा हम लोग उससे बिजली को स्टोर करते हैं, क्या वो ख़त्म होता है? नहीं होता। वो बस जितना उपयोग करें उतना ज़्यादा वो मिलते जाता है हम लोग को। पवन ऊर्जा हवाओं के द्वारा जो ऊर्जा, पवन चक्की जो लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं तमिलनाडु के साइड में सबसे ज़्यादा पवन चक्की लगाया जाता है, क्योंकि उधर समुद्र किनारे है। उधर जो समुद्रों के द्वारा जो हवाएं जो चलती है, तरंगे जो चलती है, उसके कारण पवन चक्की को घूमता है और उससे बिजली उत्पादन होता है। तो वो क्या ख़त्म होने का है? एक बार उसको यूज़ करनी है तो क्या ख़त्म हो गया? नहीं हुआ। तो अनेक बार बार उसको हम लोग यूज़ करते हैं, रिपीट रिपीट यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन लापरवाही से किया गया उपयोग उसके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे कुछ संसाधन ऐसे हैं, जैसे जल। अगर हम लोग जैसे कहीं हम लोग जल का उपयोग करते हैं कोई कुआं से, जो पहले कुआं नहीं सूखता था और अभी कुआं सूखने लगा, कारण हम लोग ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे को, यहाँ दिया हुआ आप लोग का वन भी, यहाँ वन दिया हुआ है, तो ज़्यादा मात्रा में हम लोग पेड़ पौधे को काट रहे हैं, जिसके कारण हमारे पर्यावरण में गर्म हवाएं फैल रही है। ठंडे हवा नहीं हो पा रहा। जितना मात्रा में ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए उतना मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। आप लोग देखे होंगे पिछले 2-3 साल पहले जो हमारे देश में, जो हमारे विश्व में, पृथ्वी पे जितनी गर्मी पड़ती थी, आज बढ़कर वो दुगुना 3 गुना हो गया है। क्यों? कारण ये है कि लोग पेड़ पौधे को काट रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, जिसके कारण हमारा पर्यावरण नुकसान हो रहा है, हमारे पर्यावरण कट रहे हैं और उसके कारण वर्षा में कमी हो गई है। वन का लापरवाही से किया गया उसके उपयोग भंडार को प्रभावित कर सकता है। और ये सब अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, मृदा, हम लोग जैसे मृदा को खुदाई कर रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं, तो मृदा को हम लोग नुकसान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से मृदा को हम लोग एक तरह से ठोस पहुँचा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और प्रभावित कर सकता है। नवीनीकरणीय संसाधन में वो जितने भी ये सोर्स हैं, जितने भी ये संसाधन हैं, ये हम लोग को ये ख़त्म हो सकता है। ठीक है, जल असीमित नवीनीकरणीय संसाधन प्रभावित होता है। फिर भी जल को कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत से भाग में एक बड़ा समस्या है। मतलब हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं इतना ज़्यादा मात्रा में जल का, बोरिंग कर रहे हैं, हर घर बोरिंग मिल रहा है, हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? भूमि का पानी का लेवल और नीचे चलता जा रहा है, जिसके कारण ऊपर सूखा होने का समस्या पैदा हो गया। और ये यही नहीं, अनेक अनेक देशों में, अनेक अनेक शहरों में ये प्रभावित समस्या दिख रही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को समझ आ गया होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसे नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने पर हजारों वर्षों से लग जाते हैं। ठीक है, यह अवधि मानव जीवन की अवधि बहुत अधिक है। अनवीनीकरणीय संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करते हैं फिर उससे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका भंडार जो है एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयले का उपयोग हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, तो कोयला क्या है? एक बार उसको उपयोग करते हैं फिर वो तरह से ख़त्म हो जा रहा है। अभी क्या मात्रा में हो रहा है? अभी धनबाद में देख सकते हैं कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में खुदाई हो रहा है और कोयला निकाला जा रहा है। कोयला जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या हमें ये फिर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कोयला को बनने में हजारों करोड़ों साल लगता है। कहीं ना कहीं
ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि कोयला बना किससे है। जिस समय आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, डायनासोर का समय था। उस समय पृथ्वी से एक एस्ट्रोनॉइड टकराया आकर, और टकराने के कारण यहाँ पे जितना भी चीज़ था, पेड़ पौधा जीव जंतु सब जल के राख हो गया। और कितने सालों तक पृथ्वी पूरी तरह से गर्म, एक जिस प्रकार सूर्य गर्म पूरे जलता हुआ एक गोला है, उसी प्रकार यहाँ जलता हुआ रहा। और बाद में धीरे धीरे यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा हुआ, बादलों का निर्माण हुआ, बारिश बारिश हुआ, और जाके पूरी तरह से ये क्या हुआ, सब जितने भी पेड़ पौधे मरे जले, सब जितने सब मिट्टी के अंदर दब गए, और हजारों करोड़ों साल बाद जाकर वह कोयले का रूप लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। मानव जीवन की अवधि मतलब हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 साल जीवित रहते हैं। तो क्या 50 60 साल में ये कोयले या फिर अन्य प्रकार के संसाधन बन सकते हैं? नहीं बन सकते। ये बहुत ज़्यादा मानव जीवन की अवधि, मानव की अवधि जितना 60 साल है, तो इसे हजार करोड़ों साल लगता है, 100 200 साल लगता है, तब जाके फिर वो संसाधन का रूप लेता है। इसमें और आगे पढ़ेंगे कि इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। और इस प्रकार के संसाधन जो होते हैं वो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस ऐसे कुछ उदाहरण हैं। पेट्रोलियम गैस अभी कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम खत्म होते जा रहा है, इसीलिए क्या निकाला जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा ऑक्सीजन का सिलेंडर डाला जा रहा है गाड़ी में, ऑक्सीजन से गाड़ी को चलाया जा रहा है। और अन्य प्रकार के बैटरी का निकाला जा रहा है। सन प्लेट गाड़ी के ऊपर लगा रहेगा, बैटरी चार्ज होगा और उससे चलेगा। तो अन्य प्रकार के आप लोग खुद देख सकते हैं, बैटरी का स्कूटी आ गया है, बैटरी का कार आ गया है। तो इसमें काम बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है सरकार, इसमें बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, जिससे अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो फिर हमें कोई तरह का दिक्कत का संभावना करना ना पड़े। आगे है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक पर इन कारकों को विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन जो है वो कहाँ से हमें मिलता है, प्राप्त होता है? भूभाग, भूभाग मतलब जमीन का एक क्षेत्र। ठीक है। जलवायु मतलब जो मौसम परिवर्तन होता है, ठंडा गर्म बरसात सब प्रकार के। ऊंचाई जैसे पहाड़, जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। इन पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। और इसके विभिन्नता, इसके कमी के कारण, इसके अलग अलग विभिन्नता के कारण क्या है, संसाधन के वितरण में असमान है। मतलब एक जैसे मान लीजिए कि ये झारखंड क्षेत्र है, झारखंड क्षेत्र में वैसे संसाधन नहीं लगाए सकते जो संसाधन दूसरे राज्यों में लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्रकार का संसाधन का कमी है। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा जो था, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या है? कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। लोहा अयस्क उस समय का संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोहा संसाधन जो था सो पृथ्वी के नीचे से निकाला गया। ठीक है, तो क्या वो उपयोगी था? नहीं था। उसको शेप दिया गया, एक लोहा का आकार दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद वह उपयोग में आया, तब जाके वो एक संसाधन का रूप लिया। आगे पढ़ेंगे। आगे संसाधन का बनाना सीखा तब संसाधन का रूप लिया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग फूल, पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। लोहा का उपयोग क्या करते हैं? पुल, जैसे आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े पुलों का, जो रेलवे लाइन का पुल का प्रयोग बनता है उसमें लोहों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हावड़ा ब्रिज आप लोग कोलकाता का मोबाइल में देखे होंगे। सड़कों में दोनों साइड जो गाड़ी के डायरेक्शन के लिए जो गाड़ा जाता है उसमें लोहों का प्रयोग किया जाता है। मशीन के द्वारा सड़कों को बनाया जाता है। वाहन बनाने में कार का जो बॉडी बनता है, सब वाहन बनाने में सारा आप लोगों को पता होगा कि लोहे का प्रयोग किया जाता है, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। और ये सब क्या है? मानव निर्मित, मानव के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी
जो फैक्ट्री है वो एक तरह से क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उसके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। प्राकृतिक द्वारा हम संसाधन को लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में पेड़ का लेंगे, पेड़ का हम लोग लेते हैं, उसको करते हैं काट कर उसको हम लोग अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए गेट बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, जितने भी प्रकार के संसाधन। तो ये क्या है, पेड़ों को काटकर प्राकृतिक संसाधन को लेकर हम लोग उसको अपने आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो वो क्या है, मानव निर्मित, मानव के द्वारा उसे बनाया गया है। मोनू ने समझाते हुए कहा, मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया और फिर कहा, हाँ। राजू बोला हाँ और स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। अब पढ़ेंगे मानव संसाधन। क्या टॉपिक है, मानव संसाधन। लोगों और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का तथा ज्ञान कौशल तथा प्रौद्योगिकी का उपलब्ध हो। जैसे हम लोग तभी मानव निर्मित संसाधन जो है, लोगों और मनुष्य संसाधनों बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मतलब हम लोग मानव का जो निर्मित, जो जैसे कुछ संसाधन का अगर निर्मित करते हैं, निर्माण करते हैं, तो तभी कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में जानकारियाँ हो, उसके बारे में ज्ञान हो, उसके बारे में करने का एक, जैसे कुछ काम करने का एक होता है कि इसके अंदर क्षमता है, तो वैसे काम करने का क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। आगे देखिए, मनुष्य, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। इसलिए मनुष्य एक अलग प्रकार का संसाधन है जो अन्य प्रकार के संसाधनों का आविष्कार करता है। इसलिए क्या है, मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। इसलिए क्या लोग क्या है, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा क्या है, जिसके बारे में अगर हमें एक छोटा सा बच्चा के पास अगर शिक्षा ना हो तो क्या वो अन्य प्रकार कुछ किसी चीज़ का प्रकार का प्रयोग कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे उस चीज़ के बारे में, उस संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं कर सकता। तो शिक्षा और स्वस्थ लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। मतलब शिक्षा जो ज्ञान है, और स्वस्थ मतलब हम अपने शरीर को जितने अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं, तो ये हमें एक अलग प्रकार का संसाधन, बहुमूल्य संसाधन बनने में मदद करता है। अब आगे देखेंगे, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मतलब अधिक संसाधनों के निर्माण में, जैसे कुछ बहुत सारे संसाधनों का निर्माण करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेनों का निर्माण हो रहा है, बसों का निर्माण हो रहा है, तो वो एक तरह से संसाधन जो निर्माण हो रहा है उसका ज्ञान या कौशल हम लोग के पास होना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है। अब ये चैप्टर में आप लोग का दिया हुआ है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या होता है भाई? तो संसाधनों का हम लोग संरक्षण करते हैं, मतलब हम लोग पानी को सीमित मात्रा में अगर यूज़ करें, जहाँ हम लोग 4 बाल्टी में नहाते हैं वहाँ अगर 1 बाल्टी में नहाएं तो वहाँ हम लोग पानी का बचत कर सकते हैं। पेड़ों को ना काट कर हम लोग जो लोहों का प्रयोग कर रहे हैं, लोहों का गेट को लगाएं, लोहों का खिड़की लगाएं, तो उससे हम प्रकृति को बचा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आइए हम देखते हैं क्या बात करते हैं। मोना ने एक बुरा सपना देखा। मोना ने क्या देखा? बुरा सपना। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है। क्या हुआ? सूख गया। उसने क्या सपना देखा कि पृथ्वी पर सारे जल सूख गए हैं और सारे पेड़ कट गए हैं।
और जितना भी पेड़ है, जितना भी प्रकृति के द्वारा पेड़ उपलब्ध है, सारे वो क्या गए, कट गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। मतलब पेड़ उड़ कट गया तो छाया तो अब कुछ नहीं रहेगा और कुछ खाने के लिए फल भी नहीं रहेंगे, तो वो भी कट गया। ठीक है। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन की छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। और लोग क्या हुआ, परेशान हो गए थे और छाया में घूम रहे थे, छाया के लिए तलाश कर रहे थे, खाने पीने के लिए तलाश कर रहे थे। ठीक है। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने क्या बताया, अपनी माँ को बताया। किसे बताया, अपनी माँ को। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? अम्मा से पूछा, क्या ये सच हो सकता है माँ कि पूरा पृथ्वी पे पेड़ कट गया है, पेड़ नहीं है, सब छाया के लिए इधर उधर घूम रहा है, खाने पीने की तलाश में घूम रहा है? तो उसकी अम्मा कहती है, हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीनीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकता है और अनवीनीकरणीय संसाधन निश्चित हो कि समाप्त हो सकता है। तो अगर हम लोग नवीनीकरणीय संसाधन की अगर और नहीं रहते, जैसे जो हम एक बार निर्माण करते हैं फिर उसका निर्माण करते हैं, तो उसके तर्क में अगर नहीं रहें तो क्या अनवीनीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। तो अनवीनीकरणीय संसाधन जो कि कोयला हो गया, जितने भी प्रकार पेट्रोलियम हो गया, ये सब जो अनवीनीकृत संसाधन है ये क्या है, समाप्त हो जाएगा। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? राजू ने अम्मा से पूछा कि अम्मा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसकी अम्मा बोलती, बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से यह बात क्यों नहीं करते? उसकी अम्मा ने कहा, आप अपने दोस्तों से ये बात जो है शेयर क्यों नहीं करते, अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? तो आगे बताया, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का, अगर हम लोग संसाधनों का नियमित सीमित चीज़ में यूज़ करें, पानी का कम यूज़ करें, पेड़ पौधे को ना काटें, मृदा का ज़्यादा कटाव ना करें, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। संसाधनों का उपयोग करने का आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब भाई सतत पोषणीय विकास क्या है, आप लोग समझ पता है? तो सतत पोषणीय विकास वैसे विकास को कहते हैं जो संसाधनों का, देखिए यहाँ आप लोग का दिया हुआ है, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करके करे ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भविष्य पीढ़ियों को आवश्यकता की पूर्ति के लिए होती रहे। जैसे हम लोग संसाधनों का सीमित प्रयोग करें जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले जो लोग हैं वो उस संसाधन का उपयोग कर सके। अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में अभी टाइगर को नहीं मारें तो हम लोग उसको उपयोग कर सकते, वो आने वाले जो लोग हैं हमारे वो उपयोग कर सकते हैं। तो यही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आगे, संसाधनों के संरक्षण के लिए अनेक तर्क हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। संसाधन के संरक्षण, प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके, जैसे अगर हम लोग जितने भी व्यक्ति जो हैं सब अपना अपना उपयोग जितना करता है उतना उपयोग अगर कम कर दे तो यह पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। तो अगर पुनः चक्रण किया जाए, पुनः उसे रोका जाए, कम मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए, नष्ट किया जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अपने संसाधनों का बचा सकते हैं, संसाधनों को बचा सकते हैं। आगे है, आगे दिया हुआ है आप लोग का कि अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब ये एक विभिन्नता बतलाता है। जैसे हम लोग तो भी पेड़ पौधे से जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधे से हम लोग सांस लेते हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो उस समय बच्चों के उसके मित्र पुराने समाचार पत्रों अर्थात वस्त्रों तथा बांस की झाड़ियों और लिफाफे की खरीदारी के लिए थैले बनाए गए। उस शाम बच्चों और उसके मित्र ने पुराने समाचार पत्रों और व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की झाड़ियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मतलब लिफाफे जो बचा खुचा था, पेपर जैसे हम लोग बचता है तो उसका हम लोग पतंग बनाते हैं, बांस को उसमें मोड़ कर पतंग, उसमें पेपर को लगा कर पतंग बनाने का उपयोग करते हैं, तो एक
संसाधन के रूप में उसको उपयोग किए। ठीक है, तो खरीदारी के लिए वो क्या बनाया, लिफाफे बनाए और क्या बनाए, थैले बनाए कुछ सामान के लिए। फिर मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मोना ने कहा कि ये जो वस्तु हम लोग बनाए अभी, वो उन परिवारों को देंगे जैसे हम जानते हैं, अपने पड़ोसी जैसे जानते हैं तो उसको देंगे। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपना पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। मतलब अपने पृथ्वी को बचाना, अपने संसाधनों को बचाना या सजीव रखना मतलब जिंदा रखना एक बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा एक उपाय है। तो आगे है, जेस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी और कागज़ व्यर्थ ना हो। उसे स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। और जेस्सी ने कहा, जो लड़की थी उसने कहा कि मैं बहुत सतर्क रहूंगी और कागज़ व्यर्थ ना हो, कि ज़्यादा मात्रा में हम जैसे कॉपी लिखते हैं तो 4 पेज लिख के हम लोग फेंक देते हैं या फिर कूड़े में देते हैं, बेच देते हैं। तो वो जितना जो बचा उपयोग, उसको उपयोग करना चाहिए। कम मात्रा में लोग उपयोग करें, संसाधनों को बचाएं तो पेड़ पौधे कम मात्रा में कटेंगे। पेड़ पौधे कटने से ही उसका पेज का निर्माण होता है, कागज़ों का निर्माण होता है, जो हम लोग अभी लिखते हैं, पुस्तकों का निर्माण होता है। तो वो किससे होता है, पेड़ पौधों के कटने से। पेड़ पौधे काटते हैं तब जाके किताबों को छापा जाता है या बुक कॉपी का पेज का निर्माण किया जाता है। कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग को दिया हुआ है, कागज़ बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ें, आगे है काट दिया जाता है। आगे दिया है कि मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। और उन्होंने कहा कि जो लाइन हम लोग जैसे लाइट जला के छोड़ देते हैं, पंखा चला के छोड़ देते हैं, चल गए मार्केट, तो ये सब कुछ हम लोग को ध्यान, वो बोली कि ध्यान रखूँगा कि व्यर्थ मतलब कि बिना कुछ काम का ये सब वन या फिर चालू ना रहे। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। और विद्युत जल कोयले से मिलती है। विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे, कोयले से बनता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये ज़्यादा व्यर्थ ना हो। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। और जल जो जैसे नल खाली कभी छोड़ देते हैं खुला, जब बाल्टी से पानी उझलते हैं, 2-3 बाल्टी से नहाते हैं, तो वो कम मात्रा में उपयोग करेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग बचा सकते हैं। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। जल का एक एक बूंद हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। और कहा, आशा ने कहा कि अगर हम लोग सब मिल जाएं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं, समाज में ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उसके मित्र ने किए। आप क्या विचार है, आपका क्या विचार है? ये जो कार्य था वो किसने किसने किया, मोना और उसके कुछ मित्र ने, राजू और मोना। ठीक है, आपका क्या विचार है, आप अपने विचार बताएं। आप संसाधन में कैसे मदद करने जा रहे हैं, आप आपका क्या विचार है? आप किस प्रकार संसाधनों को बचा सकते हैं, किस प्रकार संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी और हम पर निवास, इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा से संरक्षण से जुड़ा है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है, इसमें लोग जो रहते हैं, उसका निवास जो करते हैं, हम लोग घर बना से निवास करते हैं, रहते हैं, तो लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र से सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। मतलब पेड़ पौधे से हम लोग को हवा प्रदान होता है, और परितंत्र मतलब हमारे पर्यावरण जो है उसको अगर हम लोग सुरक्षा प्रदान करें, संरक्षण करेंगे तो हमारे लिए वो फ़ायदा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। सभी नवीनीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। सतत पोषणीय अभी हमने बताया, जो जैसे जिस संसाधनों का हम लोग उपयोग करते हैं उसे सीमित मात्रा में किया जाए और जिससे आने वाले पीढ़ी उसका उपयोग कर सके, इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, सभी नवीनीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। पृथ्वी पर जीवन की विविधता मतलब
जो इतना ज़्यादा मात्रा में अभी हम लोग जैसे ज़्यादा मात्रा में जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें अगर हम दो हमारे दो अगर किया जाए तो हम कंट्रोल करें, अगर जनसंख्या पे कंट्रोल करें तो हमारा पर्यावरण भी संरक्षित हो सकता है और होगा। ठीक है। आगे है प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि से कम किया जाए। प्राकृतिक तंत्रों को हानि कम से कम किया जाए, मतलब पेड़ पौधे को कम काटा जाए, मृदा को जो इतने मात्रा में काटा जा रहा है उसको कम किया जाए। बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उससे अगर कम किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दिया हुआ है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है, तो इससे आप लोग ज़रूर देखें। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। जीवन में जितने भी प्रकार के समस्याओं हैं उसे हम लोग आदर करना चाहिए, उसका देखभाल करना चाहिए। मानव की गुणवत्ता को बढ़ाना। मानव जो इतने ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे काट रहे हैं उसे हमें समझाना चाहिए, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। पृथ्वी की जीवन शक्ति जो है, पृथ्वी के जो मूल है, पेड़ पौधे जो हैं उसे हमें बचाना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। फिर आगे दिया है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना चाहिए। पेड़ पौधे काटना कम, मृदा कटाव का कम, सभी प्रकृति से जितने प्रकार के संसाधन हुए हैं हमें बचाना चाहिए, कम से कम उसका ह्रास करना चाहिए, नुकसान करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। पर्यावरण के प्रति, ठीक है, हमें व्यक्तिगत व्यवहार करना चाहिए और अभ्यास में परिवर्तन आना चाहिए। मतलब जिस प्रकार हम लोग प्रकृति को देखते हैं, काटते हैं, उसे परिवर्तन करना चाहिए हम अपने आप को, और उसे देखना चाहिए। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना चाहिए। समुदाय मतलब अपने समाज को अपने पर्यावरण की देखभाल करने का योग्य बनाना चाहिए, उसे समझाना चाहिए पर्यावरण के बारे में। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों के लिए इसी प्रकार अनेक अलग अलग चैप्टरों का अगले पार्ट का फिर हम लोग मिलते हैं, फिर उसको लाते हैं। ठीक है। और इसका जो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर भी कर देंगे, अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है।